लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद मार्च निकालेंगे और चुनाव आयोग पर जो लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है वोट चोरी करने का, और जिस तरीके से 2024 में बीजेपी चुनाव जीती, ये आरोप है इंडिया गठबंधन के लोगों का, उसको लेकर एक बड़ा मार्च पास्ट विपक्ष निकालने जा रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए चंदौली से लोकसभा के सांसद सदस्य जो हैं हमारे साथ वीरेंद्र सिंह जी हैं। कल एक बड़ा मार्च पास्ट आप लोग निकाल रहे हैं, तो चुनाव आयोग तो एक संवैधानिक संस्था है, उस पर तो सबको भरोसा है, लेकिन लगातार आप लोग अपने निशाने पर चुनाव आयोग को रखे हैं। देखिए, जैसे जैसे चुनाव आयोग अपनी गलतियों को छुपाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है, उससे जनता का विश्वास भी चुनाव आयोग से उठता जा रहा है। हमारे जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी ने पूरी तरीके से किस तरीके से वोट चोरी होती है उसका नमूना पेश करके एक सवाल खड़ा किया है इस देश के सामने। अब उस सवाल का ठीक तरीके से जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए, ताकि लोगों को भरोसा रहे कि नहीं, ये हमारी इलेक्शन कमीशन है जो एक शासी संस्था है, वो निष्पक्ष काम कर रही है। लेकिन सवाल इलेक्शन कमीशन से किया जाता है, जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोग देते हैं। जब सवाल इलेक्शन कमीशन के सामने प्रूफ दिया जाता है तो वो एफिडेविट मांगते हैं। उनको तो निष्पक्षता के साथ पूरे प्रकरण की जांच करानी चाहिए, और हो सके तो किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बना करके समस्त प्रकरण की जांच करानी चाहिए, ताकि लोगों में एक भरोसा जाए, ये लोगों में एक विश्वास जगे कि नहीं, ये सरकार जो है जिस तरीके से वोट चोरी का तरीका अपनाती है और उसमें इलेक्शन कमीशन का कोई रोल नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति को भरोसा दिलाने के लिए उसको काम करना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन है कि वो अपनी गलतियों को छिपाने के लिए, जैसा लग रहा है कि दोनों मिल करके कोई काम कर रहे हों, सरकार और इलेक्शन कमीशन। एक बीच में रोक रहे हैं, ये बताइए कि 400 पार का नारा दिया था बीजेपी ने, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में 400 पार का नारा दिया गया था। अगर आपका जो आरोप है चुनाव आयोग और बीजेपी मिली होती और वोट चोरी का जो आरोप लगा रहे हैं वो अगर मान भी लिया जाए सच है, तो उनको 400 सीट लाने से कौन रोक सकता था? वो 240 पर अगर रुक गए, वो सामान्य बहुमत से भी अगर 32 सीटें कम हैं, तो कैसे मान लिया जाए कि विपक्ष के दावे में दम है? अगर वो सामान्य सीट जितना पाए हैं, अगर 15 सीट विपक्ष और पा जाता तो फिर क्या हालत होता? क्या प्रधानमंत्री मोदी होते? जब आप वो सवाल कर रहे हैं तो सवाल तो ये भी उठता है कि जो जिन सीटों पर इंडिया गठबंधन थोड़े थोड़े मतों से हारी है, अगर वहाँ निष्पक्षता से चुनाव होता और इंडिया गठबंधन की सीटें 20-25 बढ़ जाती, तो क्या इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी होते? तो ये आप प्रोडक्शन इस तरीके से नहीं कर सकते। आपको लगता है कि यूपी में कई सीटें हैं जो वोट चोरी के आधार पर बीजेपी जीती, ये आपका आरोप है? देखिए, जहाँ तक हम लोगों का सवाल है इंडिया गठबंधन का, तो लगभग 5 सीट इतनी ऐसी हैं जहाँ हम 10,000 5,000 थोड़े थोड़े मतों से ही हम लोग हारे हैं यूपी में। और यदि ये बेईमानी नहीं होती तो हम लोग 50 की संख्या के आसपास होते। तो ऐसी परिस्थिति में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि इलेक्शन वोट चोरी करने का जो तरीका है, भारतीय जनता पार्टी समय समय पर उसके तरीके बदलती रहती है। पहले डुप्लीकेट ट्रिप्लिकेट वोटों के जरिए वो विधानसभाओं में वोट दिलवाती है। आखिर ये क्या कारण है कि एक ही समय पे 3 विधानसभाओं के चुनाव होने थे, वो समय पर परिवर्तित करके वो अलग अलग डेट पर चुनाव कराने का मतलब क्या है?
मतलब यही है कि जो मतदाता फर्जी उन्होंने 3 जगह बनाए हैं, वो तीनों में मौका देना चाहते हैं कि वो फर्जी मतदाता तीनों स्टेट में जाकर अपना मताधिकार का प्रयोग करें। नहीं तो हमेशा देखा गया है कि जितने भी स्टेट के का समय समाप्त हो जाता है, सरकारें एक साथ चुनाव कराती हैं और हमारा देश इतना सक्षम है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव करा सकता है और सभी स्टेट जो जिनके कार्यकाल समाप्त होते हैं उनको एक साथ चुनाव करा सकता है। लेकिन वही छत्तीसगढ़ में अलग समय पे, राजस्थान में अलग समय पे और वहाँ पे क्या नाम है, हरियाणा में अलग समय पर, महाराष्ट्र में अलग समय पर, ये करने का कारण क्या है? तो जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आरोप लगा रहे हैं कि 2024 का लोकसभा का चुनाव बीजेपी वोट चोरी करके जीती है, आप भी उनके साथ खड़े हैं इस आरोप में? निश्चित रूप से हमारी पार्टी भी इस बात पर पूरी तरीके से अब धीरे धीरे आश्वस्त होती जा रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी नहीं किया होता तो इंडिया गठबंधन की सरकार होती। बनारस को लेकर भी बहुत चर्चा हो रही है। बनारस में इतना बड़ा मार्जिन नहीं होता। अगर फेयर इलेक्शन होता तो संभवतः 25-50 हज़ार से हो सकता है प्रधानमंत्री जी जीत सकते थे, लेकिन 1.5 लाख का मार्जिन नहीं होता। तो पहले आप लोग ईवीएम को निशाना बनाते थे, ईवीएम पर सवाल उठाते थे, अब सीधे सीधे चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा रहे हैं। नहीं, आप ये बताइए कि 65 लाख मतदाताओं को आपने बिना जांच के, बिना ठोस सबूत के आपने मतदाता सूची से वंचित कर दिया। ये वो मतदाता हैं जो गरीब हैं, जो गांव में रहते हैं, जिनके पास जो है कि न जमीन है, न मकान है, न घर है। ऐसे मतदाता जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो और उनके पास है जो चीज़ उसको आप मान नहीं रहे हो। आधार कार्ड जिस पर कि हमारा अकाउंट खुलता है, हमारा जो है कि पासपोर्ट बनता है, हमारा सर्टिफिकेट बनता है, उस आधार कार्ड को आप मानते नहीं क्योंकि मजदूर के पास तो आधार कार्ड है। उस मजदूर के पास मनरेगा में जॉब कार्ड है जिससे वो जो है कि रोजी रोटी कमाता है, पैसा मिलता है, सरकार देती है, लेकिन आप उस जॉब कार्ड को भी नहीं मानते हैं। उस मजदूर के पास तो पढ़ा लिखा तो है नहीं कि उसके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट हो, न उसके पास अपना मकान है कि उसके पास मकान नंबर हो। हाँ, उसका बेटा ज़रूर नौकरी करने के लिए विदेश या दूसरे ज़िलों में गया है और आपका बीएलओ उसको जो है कि घर में नहीं पाया गया, अनुपस्थित दिखा करके उसके नाम को विलोपित करने के लिए डिफाल्टर, मतलब पीडीए के वोट काटे जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं। एकदम पहचान करके पीडीए के वोट को हटाया गया है और हर विधानसभा से 25 से 30 हज़ार वोटों को और पीडीए के वोटों को हटाने का लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी के, जिसके जो है कि जिसका समर्थन इलेक्शन कमीशन के बीएलओज कर रहे हैं। और बीएलओ जो है कि टेम्परेरी नौकरी के पर रखने वाले लोग हैं जो हमेशा सरकार के पक्ष में काम करती है, उनके इशारे पर काम करती है। ठीक। अब बनारस से एक सवाल है कि अभी अतिक्रमण हटाया गया है पुलिस लाइन चौराहे से कचहरी चौराहे तक, करीब 400 मीटर के अंतराल पर 45-50 मकान थे, दुकान थे, उनको हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर गरजा है बनारस में। आप कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को? देखिए, हम तो हमेशा कहते थे कि ये गरीब विरोधी, गरीबों के विरोधी ये सरकार है, ये अमीरों की सरकार है। अमीरों की गाड़ियां फर्राटे से दौड़ सकें, अमीरों के लिए कोई रास्ता जाम न हो, अमीरों को कोई असुविधा न हो, इसलिए गरीबों के झोपड़ियों को तोड़ दो, उनके रोजी रोटी को ख़त्म कर दो। उनको पीड़ा थोड़ी है, उनको पीड़ा तब होती है जब अडानी पर प्रहार होता है, उनको पीड़ा तब होती है जब अंबानी पर प्रहार होता है, उनके उद्योगपति मित्रों पर प्रहार होता है, जब तब उनको पीड़ा होती है। लेकिन रामासरे गुप्ता, राम सहारे राम और तमाम ऐसे जो हमारे छोटे छोटे व्यापारी हैं जो किसी तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं, छोटी सी दुकान लगा करके, रेहटी लगा करके और खुमचा लगा करके जो अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, वो उनको तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। एक आखिरी सवाल,
2 अगस्त को प्रधानमंत्री जी अपने संसदीय क्षेत्र के 51वें दौरे पर थे। उन्होंने बाकायदे नाम लेकर कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी से दिक्कत हो रही है। पाकिस्तान में जब आतंकियों पर कार्रवाई होती है तो सपा और कांग्रेस को कष्ट होता है। उनके ये हिमायती हैं। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी के आरोप पर? आज मुझे पता चला कि बस डिजिटल फॉर्मेट में कोई ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित वो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर रहे हैं सेना के लोग। सेना के ऊपर हम लोगों को कभी कोई आशंका नहीं थी, लेकिन हमें इस बात की भी एक आशा है कि उसी तरीके से जो गाड़ी पुलवामा में सैनिकों के काफिले पर जो है कि वो हमला हुआ था जिसमें 40 सैनिक मारे गए थे, अगर उसको ट्रेस करके मोदी जी ये खुलासा कर दें कि कहाँ से कब कैसे किस गाड़ी में और उसको जो है कि शेल्टर देने वाला कौन है, इसका आरोपी कौन है, तब इस सारी कवायद को हम लोग क्षमा मांगते हुए भी वापस मांग लेंगे अगर वो उन बातों का खुलासा कर दें। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर विपक्ष खुश क्यों नहीं है? तो अच्छी बात है ना। वो कह रहे हैं खुश होना चाहिए ना। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर विपक्ष को खुशी मनाइए, सेना की ही शौर्य पर खुशी मनाइए। सवाल है सेना के शौर्य पर कब खुशी नहीं है, लेकिन उस शौर्य को जब भारतीय जनता पार्टी लूटने का प्रयास करेगी तो हम तो ऑब्जेक्शन करेंगे ही ना कि हम उनको छूट दे दिए हैं कि नहीं आप काम करें सेना और वाहवाही ले जो है कि भारतीय जनता पार्टी वाले, तो ये हम नहीं होने देंगे। तो ये तो आप लोग का डुअल कैरेक्टर दिख रहा है ना। अगर 71 में सेना का पराक्रम था कि बांग्लादेश को हमने एक अलग राष्ट्र के रूप में उनको नक्शे पर लाए, तो इस बार भी उसको आप लोग इंदिरा जी को श्रेय देते हैं। 71 की लड़ाई का श्रेय इंदिरा जी को अगर मिल रहा है तो ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का श्रेय मोदी जी को क्यों नहीं मिलना चाहिए? सवाल उठता है ना। हमने 2019 में देखा कि जब इन्होंने एयर स्ट्राइक किया था तब सेना के नाम पर मोदी जी ने वोट मांगा था कि हम नौजवानों से अपील करते हैं कि एक वोट जो हमारे एयर स्ट्राइक के नाम दीजिए। तो जब एयर स्ट्राइक के नाम पर वोट मांगेंगे तो एयर स्ट्राइक में जो खामियां रह गई हैं तो उसका खामियाजा भी तो उनको अपने ऊपर लेना पड़ेगा। इंदिरा जी ने कभी वोट नहीं मांगा कि हमने बांग्लादेश अलग कर दिया तो उसके नाम पर हमको वोट दे दीजिए। चलिए, तो वीरेंद्र सिंह जी का कहना है कि जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है बनारस में, वो गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया है। गरीब विरोधी सरकार है, इनको गरीबों से दिक्कत है। चूंकि वहाँ कोई अमीर परिवार का कोई शख्स वहाँ था नहीं, ना उसका दुकान था ना मकान था, इसलिए सरकार को वहाँ बुलडोजर चलाने से कोई हिचक नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लिहाजा विपक्ष बुलडोजर की इस कार्रवाई का विरोध कर रहा है। अमित सिंह, TV9 UP वाराणसी।